नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने और मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम पढ़ेंगे BSTC या DLED प्रथम वर्ष 2020 जो अभी एग्ज़ाम होने को आए हैं, उसका टाइम टेबल भी आ गया। 7 जनवरी से एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हैं। तो उसमें हम तृतीय प्रश्न पत्र जो है भारतीय समाज और शिक्षा, इसमें से हम लगभग आपके ये पेपर है 70 नंबर का, जो कुल अंक है 100, अतिरिक्त मूल्यांकन जो आपके टेस्ट वगैरह कॉलेज से वो मिलाकर बाहरी मूल्यांकन 70 का पेपर टोटल 140। तो कालांश 140 ये टोटल नहीं है, और ये 70 का पेपर है। तो शुरू करते हैं। अभी 35 नंबर का तो जुगाड़ इसमें भी अभी कर देंगे, एक वीडियो में ही मेरे साथ साथ पढ़ो और देखते जाओ। अतिरिक्त लघुत्तरात्मक प्रश्न ये 2018 में पूछा गया। समाज की परिभाषा लिखिए। उत्तर, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज शब्द को भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसकी प्रमुख परिभाषाएं निम्न रूप में प्रस्तुत है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों, प्रभुत्व एवं पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों और उनके विभाजनों की मानव व्यवहार के निमंत्रणों एवं स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। किडिस के अनुसार समाज स्वयं एक संघ है। यह एक संगठन तथा औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं में समाज शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इन परिभाषाओं में भी इसी बात पर बल दिया गया है कि केवल व्यक्तियों के समूह को ही समाज नहीं कहा जाता। वास्तव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के नाते जिस संगठन में जन्म लेता है वो समाज कहलाता है। ये 2018 में पूछा गया सवाल है। और अगला है, भारतीय समाज में विविधता के दो स्वरूप लिखिए। भारतीय समाज में विविधता है। पहला है, भाषा की भिन्नता है। प्राय अलग अलग प्रांतों में भाषा में भिन्नता है। कहीं पंजाबी तो कहीं तमिली बोली जाती है। दूसरा, भारतीय समाज में अलग अलग धर्मावलंबी हैं, जहाँ हिंदू, जैन, सिख और इस्लाम धर्म आदि के मानने वाले हैं। अगला तीसरा, राजस्थान में भौगोलिक विविधता कैसे है। राजस्थान में भौगोलिक विविधता है। पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तानी है तथा पूर्वी राजस्थान मैदानी व पठारी भाग है। अगला, राजस्थान में क्षेत्रीय विविधता की पहचान कैसे कर सकते हैं। राजस्थान में खान पान, संस्कृति एवं सामाजिक रीति रिवाजों से क्षेत्रीय विभिन्नता को पहचाना जा सकता है। राजस्थान में भाषाई भिन्नता कैसे दिखाई देती है। राजस्थान में विभिन्न धर्मों के निवासी निवास करते हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली एवं भाषा में 20-25 किलोमीटर के बाद परिवर्तन दिखाई देता है। वैसे यहाँ हिंदी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, पंजाबी, उर्दू, फारसी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय सामाजिक व्यवस्था कैसी है। परंपरा से ही भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था रही है और अभी भी चल रही है। राजस्थान में सपेरा बस्ती कहाँ है। गंगापुर शहर के पास सपेरा बस्ती है। इसमें लगभग 100 सपेरों के परिवार रहते हैं। इनका मुख्य काम सांप बिच्छू द्वारा काटे गए लोगों का इलाज करना। आजकल ये लोग मूर्ति बनाकर भी बेचते हैं। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों एवं जनजातियों की सामाजिक व्यवस्था की दो विशेषता बतलाइए। पहली विशेषता है, आजकल हमें बाल विवाह नहीं होते हैं। लड़की वाले को विवाह के अवसर पर धन देते हैं। पर्दा प्रथा नहीं है, नाता प्रथा मौजूद है।
अगला क्वेश्चन, बचपन में विविधता किस प्रकार से देखी जाती थी? ये डीएलएड 2016 में पूछा गया सवाल है, जो अभी रिपीट भी हो सकता है। बच्चों के बचपन में भी भिन्नता दिखाई देती है। कुछ बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं तो कुछ कचरा बीनते हैं, कुछ बच्चे ढाबों पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, गाड़ुल या लोहार के बच्चों का बचपन कैसा होता है? गाड़ुल और लोहार के परिवार भी एक तरह से एक स्थान पर कम रहते हैं, परंतु इनके बच्चे अपने माता पिता के साथ लोहे की वस्तु बनाने की कला में दक्ष होते हैं। इन्हें औपचारिक शिक्षा नहीं मिलती, परंतु अनौपचारिक कलात्मक शिक्षा मिल जाती है। गाड़ुल या लोहारों की लोक संस्कृति कैसी है? गाड़ुल या लोहारों की लोक संस्कृति में लोकगीतों, लोक नृत्यों, धार्मिक कथाओं व पहेलियों की भरमार है। शहरों में कामकाजी बच्चे कैसा काम करते हैं? आजकल बड़े शहरों में कामकाजी बच्चे बहुत काम करते हैं। ये बच्चे स्कूलों में प्राय 2-4 क्लास तक शिक्षा ग्रहण करके धंधे का प्रशिक्षण लेते हैं। ये बच्चे खिलौने बनाते हैं, रंगीनें तराशने का काम करते हैं। मेलों के अवसर पर बालक अपने बने खिलौनों या मूर्तियाँ आदि बेचते भी हैं। अगला क्वेश्चन, कामकाजी बच्चे दूसरे बच्चों से क्या सिखा सकते हैं? कामकाजी बच्चे शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हैं, परंतु ये अपना निजी हुनर जानते हैं। जैसे नगीने तराशने वाला बालक नगीनों का काम जानता है। गाड़िया लोहारों का बालक छोटी मोटी लोहे की चीज़ें बनाता है तथा मरम्मत करता है। यह काम एक दूसरे बालक को सिखा सकता है। जिसको जैसा आता है वो वैसा सिखा सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रवासी परिवार कहाँ रहते हैं? प्रवासी श्रमिक परिवार अधिकतर ओवर ब्रिज के नीचे ही रहते हैं। दिन भर इधर उधर काम करते हैं तथा रात को यहाँ ही आकर सो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विविधता के बारे में आपके क्या विचार है? सामाजिक विविधता जीवन को समृद्ध करती है। हमारे सामने सोचने व अनुभव के नए दरवाजे खुलते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्वाग्रह क्या है? ये किस पर आधारित है? पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। इस शब्द का आरक्षण अर्थ पूर्व निर्णय है, अर्थात वो धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना अपने तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती हैं। पूर्वाग्रह ज़्यादातर एक समूह के बारे में अपरिवर्तनीय, कठोर और रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ रहे हैं, जो परीक्षा में आने की संभावना है वही पढ़ रहे हैं। आपके 70 नंबर का पेपर है तो 35 नंबर का आराम से जुगाड़ हो जाएगा इस एक वीडियो में से ही, भारतीय समाज और शिक्षा के पेपर में। अगला, सामाजिक बदलाव के लिए क्या आवश्यक है? सामाजिक बदलाव के संदर्भ में मार्क्स का कहना है कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भारतीय समाज की विविधता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसका प्रभाव हर सेक्टर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? कृषि कारखानों के उत्पादित सामान एवं अन्य श्रम साध्य कार्य उत्पादन की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, निजी संपत्ति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर, निजी संपत्ति में से समाज में वर्ग भेद बढ़ता है तथा आगे जाकर यही वर्ग संघर्ष में बदल जाता है। समाज में अपने हितों को लेकर बुनियादी द्वंद्व होता है। अगला क्वेश्चन, वर्ग और हैसियत में क्या अंतर है? ये डीएलएड 2017 में पूछा गया सवाल है। उत्तर, वर्ग का संबंध आर्थिक संसाधन से है, जबकि हैसियत का संबंध समाज की जीवन शैली से प्राप्त प्रतिष्ठा से है। अगला क्वेश्चन, उत्पादन के साधन में आप क्या समझते हैं? मनुष्य में अपनी आजीविका के साधन उत्पन्न करने की क्षमता होती है। मनुष्य जैसे ही अपने जीवन निर्वाह के साधन उत्पन्न करने लगता है, वह अपने आप को पशुओं से अलग करके
देखने लगता है। जीवन निर्वाह के वास्तविक साधन उत्पन्न करके मनुष्य परोक्ष रूप से अपने वास्तविक भौतिक जीवन का सर्जन करता है। ये साधन ही उत्पादन के साधन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, निजी संपत्ति के कारण समाज हितों में अंतर क्यों आ गए होंगे? उत्तर, मानव समाज में निजी संपत्ति के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली विषमता से वर्गों का निर्माण होता है। मोटे तौर पर प्राय दो समूह निर्मित होते हैं, शासक वर्ग और शासित वर्ग। इनको अलग अलग प्राथमिकताएं होने के कारण इन दोनों वर्गों के बीच अपने अपने हितों को लेकर बुनियादी द्वंद्व उत्पन्न होता है, जिसके कारण इनके हितों में अंतर आ जाता है। अगला क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार स्त्रीकरण की व्यवस्था किससे उत्पन्न होती है? उत्तर, मार्क्स के अनुसार स्त्रीकरण की व्यवस्था उत्पादन की शक्तियों पर सामाजिक समूहों के संबंधों से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, मार्क्स ने उत्पादन का रिश्ता किसे कहा है? वर्ग एक सामाजिक समूह है जिसके सदस्यों का उत्पादन शक्तियों से ही एक साझा संबंध होता है। एक और वो वर्ग होता है जिसके पास उत्पादन के साधन है और दूसरी ओर वो वर्ग होता है उस साधन के साथ काम करके उत्पादन करता है। दोनों वर्गों के बीच के रिश्ते को मार्क्स ने उत्पादन का रिश्ता कहा है। अगला क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार समाज का विकास किस प्रक्रिया के जरिए होता है? मार्क्स के अनुसार समाज का विकास संघर्ष की प्रक्रिया के जरिए होता है। समाज में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ किस वर्ग को माना गया है? समाज में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ ब्राह्मण वर्ग को माना गया है। क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कार्य क्या था? देश की रक्षा, प्रशासन और शासन कार्य क्षत्रिय वर्ण करता था। सब प्रकार के साधन होते हुए लोग निजी विद्यालय में अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? इसका आंसर है, निजी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा श्रेष्ठ होती है, इसलिए लोग निजी विद्यालयों का चयन करते हैं। अगला क्वेश्चन, वेश्या का कार्य क्या था? वेश्यों का कार्य क्या था? उत्तर, व्यापार, वाणिज्य और कृषि कार्य अधिकतर वैश्य वर्ण वाले करते थे। अगला क्वेश्चन, शूद्रों का कार्य क्या था? उच्च तीन वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना शूद्रों का कार्य था। अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? ये डीलर 2017 में पूछा गया है। उत्तर, जब उच्च वर्गीय व्यक्ति निम्न वर्गीय जाति से विवाह संबंध स्थापित कर लेता है तो इस व्यवस्था को अनुलोम विवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जाति की महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। उत्तर, जाति की महत्वपूर्ण विशेषता है सोपानबद्धता। अगला क्वेश्चन, प्रबल जाति शब्द का प्रयोग किन जातियों के लिए किया गया है? उत्तर, प्रबल जाति शब्द का प्रयोग ऐसी जातियों का उल्लेख करने के लिए किया गया है जिनका कृषि भूमि पर अधिकार था और क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी थी और इसकी जनसंख्या काफ़ी बड़ी होती थी। अगला क्वेश्चन, प्रबल जातियों के उदाहरण बताइए। प्रबल जाति के कुछ उदाहरण, बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव, कर्नाटक के वोकलिंग, आंध्र प्रदेश के रेड्डी और कम्मा लोग, महाराष्ट्र के मराठे, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जाट और राजपूत के पाटीदार। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में अनुसूचित जाति की सूची में कितनी जातियां हैं? वर्तमान में अनुसूचित जाति की सूची में लगभग 1231 जातियां हैं। अगला क्वेश्चन, दलित जातियों की स्थिति में बदलाव की प्रक्रियाओं को विशेष तेज किया है। उत्तर,
दलित जातियों की स्थिति में बदलाव की प्रक्रिया को तेज, सर्वाधिक शिक्षा, जमींदारी का खात्मा, शहरीकरण, कानूनों में बदलाव, चुनावी राजनीति आदि ने किया है। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में जाति व्यवस्था किस प्रकार है? सिखों, मुसलमानों तथा ईसाइयों में भी जाति व्यवस्था का प्रभाव पाया जाता है। सिखों में महजबी सिख, जाट सिख, खत्री सिख आदि हैं। मुसलमानों में भी अशरफी व अजलाफी मुसलमान होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रालिंग सेक्स का संबंध किससे है? प्रालिंग का संबंध जैविक या शारीरिक है जो प्रकृति से ही प्राप्त होता है, जैसे किसी का नर या मादा होना प्रालिंग से ज्ञात होता है। अगला क्वेश्चन, जेंडर और पितृसत्ता की समझ किन प्रभावों को समझाना है? डीएलएड 2015 में पूछा गया सवाल है। जेंडर और पितृसत्ता की समझ सामाजिक एवं शैक्षिक प्रभावों को समझने में या समझने से है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में नामांकन और विद्यालय परित्याग करने वाले बच्चों की क्या उम्र हो सकती है? डीएलएड 2015 में पूछा गया ये भी। उत्तर है, विद्यालय में नामांकन और विद्यालय परित्याग करने वाले बच्चों की उम्र क्रमशः 6 से 14 वर्ष हो सकती है। अगला क्वेश्चन, जेंडर का संबंध किससे है? उत्तर, जेंडर का संबंध समाज व संस्कृति से है। इसका संबंध पुरुषोचित और स्त्रियोचित गुणों, विशेषताओं, व्यवहारों एवं उनकी भूमिकाओं से होता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण की आवश्यकता बताइए। सामाजिकरण की प्रक्रिया का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत महत्व है। मनुष्य को पशुवत अथवा मूल प्रवृत्ति जनित व्यवहार से ऊंचा उठाकर समाज का एक सफल सदस्य बनाने का काम सामाजिकरण का है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं और पुरुषों की चारित्रिक विशेषता कैसे निर्धारित होती है? महिलाओं और पुरुषों की चारित्रिक विशेषताएं उनकी शारीरिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होती हैं। इस आधार पर महिलाएं एवं पुरुष की असमानता प्राकृतिक बन जाती है। जेंडर सामाजिकरण किसे कहते हैं? हर समाज और संस्कृति लड़के लड़कियों की परवरिश करते समय उन्हें अलग अलग भूमिकाएं, जवाबदेही, गुणों के जरिए अलग अलग रूपों में ढालने का प्रयास करते हैं। इस सामाजिक व सांस्कृतिक प्रक्रिया को जेंडर सामाजिकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, परिवार द्वारा जेंडर सामाजिकरण किस प्रकार किया जाता है? लिखिए। परिवार द्वारा जेंडर सामाजिकरण किया जाता है, लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया दी जाती हैं तो लड़कों को खेलने के लिए कार, हाथी, घोड़ा आदि दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उसकी योग्यताओं और आकांक्षाओं और सपनों का विकास भी अलग ढंग से होता है। अगला क्वेश्चन, पितृसत्ता क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। पितृसत्ता क्या है? परिवार में पिता या मुखिया द्वारा परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण रखना पितृसत्ता कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पितृसत्ता का जेंडर सामाजिकरण से क्या प्रभाव पड़ता है या इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, जेंडर सामाजिकरण प्रक्रिया पितृसत्ता को पूर्ण रूप से नकारती है। जेंडर सामाजिकरण प्रक्रिया लड़की व लड़के को अपने विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। पितृसत्ता से क्या मान्यता है? अगला क्वेश्चन, पितृसत्ता से मानते हैं कि महिला पुरुषों से अधिक अधीन रहकर जीवन यापन करे। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों की विशिष्ट समस्याओं का उल्लेख कीजिए। डीएलएड 2019 में पूछा गया सवाल है। उत्तर, स्त्रियों की समस्या का मसला भेदभाव का है। इस दृष्टि से पूरे विश्व की स्त्रियों के सामने कुछ समस्याएं हैं जो सभी पर लागू होती हैं। इसके अलावा भी हमारे देश की स्त्रियों की समस्याएं कुछ विशेष है। दहेज प्रथा के कारण स्त्रियों के माता पिता, नातेदारों और स्वयं स्त्रियों को जो अवमानना, उत्पीड़न और यातनाएं उठानी पड़ती हैं वह संसार की अन्य स्त्रियों
को नहीं उठानी पड़ती हैं। इसी प्रकार स्त्रियों के साथ जो अत्याचार व मारपीट होते हैं वह इस देश की ही बुराई है। हिंदू समाज अपनी सोपानिक व्यवस्था में स्त्रियों को उच्च स्थान नहीं देता। प्राचीन काल में स्त्री व पुरुष में कोई भेदभाव नहीं था। स्त्रियों के लिए पढ़ाई लिखने के दरवाजे खुले हैं, लेकिन समय की करवट के साथ स्त्रियां पर्दे के पीछे आ गई। पति उसका परमेश्वर हो गया और सोपानिक व्यवस्था में वो निम्न स्तर पर आ गई। आज समय में जो कुछ भी उसकी पहचान है वो उसके पिता, पति और पुत्र के कारण है। अपने समय में वो कोई हस्ताक्षर नहीं है। अगला है प्रालिंग प्राकृतिक लिंग या सालिंग सामाजिक लिंग में अंतर। प्रालिंग जैविकीय या शारीरिक है, जो शरीर रचना में साफ दिखाई देता है। प्रालिंग प्राकृतिक होता है। प्रालिंग स्थायी है, यह समय या स्थान के अनुरूप बदलता नहीं है। प्रालिंग जो सामान्यतः बदला नहीं जा सकता। जेंडर या सामाजिक लिंग। जेंडर सामाजिक वो सांस्कृतिक हैं, इसका संबंध स्त्रियोचित और पुरुषोचित गुणों, भूमिकाओं, व्यवहार, तरीकों आदि से है। जेंडर को मनुष्य ने बनाया है। जेंडर परिवर्तनशील है, यह समय, संस्कृति आदि के साथ बदल सकता है। जेंडर को जेंडर सामाजिकरण की प्रक्रिया के तहत भी बदला जा सकता है। अगला, भारतीय संविधान कितनी तरह की क्षमता का उल्लेख करता है? भारतीय संविधान 2 तरह की क्षमता का उल्लेख करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार कानून के अनुसार बच्चों को किन मूल्यों के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए? इसका उत्तर है, शिक्षा के अधिकार कानून के अनुसार बच्चों को संवैधानिक मूल्यों के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियों में किसको सम्मिलित किया जाता है? डीएलएड 2015 में पूछा गया है। इसका आंसर है, अवशिष्ट शक्तियों में वे सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं हुआ है, जैसे साइबर कानून। इन विषयों पर केवल केंद्रीय विधायिका का ही कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस वर्ष एवं किस दिन लागू हुआ? डीएलएड 2018 में पूछा गया है, अथवा में पूछा गया। 2 सवाल हैं। स्वतंत्र भारत का नवनिर्मित संविधान कब लागू हुआ? ये डीएलएड 2016 पूछा गया। जो अथवा में था वो भी देख लो, 18 में, जो 16 में पूछा गया वो 18 में पूछा गया। तो इसका आंसर, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, सबको पता ही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि आंतरिक व बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है।